हेलो बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एल्गी, अर्थात शैवालों में जनन। अब तक हमने जितना भी पढ़ा वो हमारे शैवालों में हमने सामान्य लक्षण पढ़े कि शैवालों में थैलस कैसा होता है, शैवालों में कोशिका की संरचना कैसी होती है, उस कोशिका में किस तरह के कोशिका अंग पाए जाते हैं। तो उन सब के बाद बात आती है कि उन शैवालों में जनन किस प्रकार का होता है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, शैवालों में जनन। तो सबसे पहले बात आती है कि जनन का मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन एक्चुअली मीन्स प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स। कहने का मतलब कि रिप्रोडक्शन का एक्चुअल मीनिंग है कि कोई भी पेरेंट अपने जैसे ही और नए यंग वंस विकसित करते हैं। ये जीवन का आधारभूत प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य, किसका, रिप्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कोई भी पीढ़ी, कोई भी प्रजाति सतत चलती रहे, उसका अंत ना हो और उस प्रजाति के अंदर संख्या भी लगातार बढ़ती रहे। यदि जनन नहीं होगा तो प्रजाति धीरे 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 लुप्त हो जाएगी। इसलिए किसी भी प्रजाति को सतत हर पीढ़ी के अंदर देखने के लिए उसमें जनन की आवश्यकता होती है। शैवालों में जनन मुख्यतः 3 तरह का होता है। वेजिटेटिव जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको हम हिंदी में कहते हैं कायिक जनन, असेक्सुअल अलैंगिक जनन और सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन। इसमें से आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी, अर्थात शैवालों में कायिक जनन। कायिक जनन मुख्यतः साइनोफाइसी के मेंबर्स में ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि ये बाकी क्लासेस में भी पाया जाता है, लेकिन फिर भी साइनोफाइसी के मेंबर्स में ये बहुत डोमिनेटिंग स्टेज में होता है। कायिक जनन के अंदर मुख्यतः क्या होता है कि एक मुख्य जो पादप है उसका कोई भी हिस्सा पेरेंट प्लांट से टूट करके अलग हो जाता है और वो एक नए पादप की तरह काम करता है। ये सबसे कॉमन मेथड है शैवालों में जनन का। ये कई प्रकार का होता है। कायिक जनन भी शैवालों में कई प्रकार का होता है। एक्चुअल में कायिक जनन के अंदर पादप का हिस्सा एक अलग हो जाता है, लेकिन उसके प्रोटोप्लास्ट में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। कोई रिजुवेनेशन प्रोटोप्लास्ट के अंदर नहीं होता है। किसी तरह का प्रोटोप्लास्ट में कोई पुनर्यौवन नहीं होता है। सिर्फ कुछ हिस्सा प्रोटोप्लास्ट का उस अलग हुए भाग में चला जाता है और वो एक नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होता है। शैवालों में कायिक जनन ये मुख्यतः 7 तरह का होता है। सेल डिवीजन जिसको हम कहते हैं कोशिका विभाजन, फ्रेगमेंटेशन जिसका मतलब है विखंडन, हार्मोगोनिया हार्मोगोन्सी हैं, एडवेंटिशियस ब्रांचेस अपस्थानिक शाखाएं, ट्यूबर्स कंद, बडिंग मुकुलन और बुलबिल्स यानी कि प्रकलिकाएं, पत्र प्रकलिकाएं। अब 1 बाय 1 हम इसको लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। हम सब जानते हैं कोशिका विभाजित होती है, माइटोसिस से भी होती है और मेयोसिस से भी होती है। जब कोशिका माइटोसिस या समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है, वो अपने जैसी ही एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जब कोशिका में मेयोसिस होता है, अर्धसूत्र विभाजन होता है, तो बनने वाली 4 कोशिकाएं होती हैं और चारों में क्रोमोसोम्स की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। शैवालों में जो सेल डिवीजन पाया जाता है उसमें मुख्यतः माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन पाया जाता है। ये सबसे सिंपल मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, और ये यूनिसेल्युलर एल्गी, एक कोशी के शैवालों के अंदर पाया जाता है। एक कोशी के शैवाल कौन से हुए, जैसे हमने पढ़ा था क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये सब एक कोशिकीय शैवाल हैं। और इन सब के अंदर कोशिका विभाजन के द्वारा कायिक जनन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक मात्र कोशिका जो है समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और दोनों कोशिका नए ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती हैं। इसको हम द्विविखंडन या बाइनरी फिशन भी कहते हैं।
अब आप डायग्राम से देख लो, ये एक सपोज एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या होता है, सेंटर में संकीर्णन शुरू होता है, सेंटर में ये कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, अंदर की तरफ धीरे धीरे ये कंस्ट्रक्शन बढ़ता रहता है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी समसूत्र विभाजन के द्वारा दो हिस्सों में विभाजित होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये संकीर्णन बढ़ता जाता है और प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो हिस्सों में टूट जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर मटेरियल भी आधा आधा दोनों कोशिकाओं में चला जाता है। तो एक से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। ये माइटोसिस की अवस्था हम देख सकते हैं, इंटरफेस, यहाँ पर क्रोमोसोम्स की आप स्थिति देख लो, ये प्रोफेस, फिर ये मेटाफेस, आधे आधे के क्रोमोसोम्स, और यहाँ पर फिर वापस क्रोमोसोम्स की डबलिंग हो गई और साइटोकाइनेसिस के द्वारा दो कोशिकाएं बन गई। तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। ये फिर वही है, एक कोशिका है, इसमें संकीर्णन ये सेंटर में शुरू हुआ, धीरे धीरे संकीर्णन बढ़ता गया, कंस्ट्रक्शन बढ़ता गया और दो कोशिकाएं बन गई। ये यूग्लिना का एग्जाम्पल आप देख लो, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऊपर से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन नीचे की तरफ जाता है और न्यूक्लियर मटेरियल भी ये दो हिस्सों में बट गया और ये कंस्ट्रक्शन पूरा होकर के एक से दो यूग्लिना बन जाते हैं। तो इस तरह से कोशिका विभाजन होता है। जनरली एक कोशिकीय थैलस जिनके अंदर पाए जाते हैं, जिनकी प्लांट बॉडी, जहां पर की प्लांट बॉडी एक कोशिका से बनी होती है, उन सब कोशिकाओं में जनरली सेल डिवीजन पाया जाता है। दूसरा आता है विखंडन। विखंडन का मतलब टूटना, खंडों में टूटना, फ्रेगमेंटेशन। ये जनरली किन में होता है, वो एल्गी जिनके अंदर के फिलामेंट्स होते हैं, लंबे लंबे तंतुमय थैलस होता है, जहां पर फिलामेंटस थैलस जहां पर पाया जाता है, वहां पर फिलामेंट्स कई बार टुकड़ों में टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं, या तो उनके ऊपर कोई यांत्रिक दबाव पड़ता है, या बीच में किसी एक कोशिका की डेथ हो जाती है, या फिर आसपास की कोशिकाओं में टर्गर प्रेशर में चेंज आ जाता है, स्फीत दाब में बदलाव आ जाता है, उसकी वजह से कोई कोशिका इधर उधर हो जाती है, या फिर बीच की भित्ति उनके गल जाती है। किसी भी कारण से फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, एक तंतु जो है वो टुकड़ों में टूट जाता है। तो हर टुकड़ा अपने आप में एक कंप्लीट नया प्लांट होता है और एक नए प्लांट की तरह बिहेव करता है। इसके एग्जाम्पल हैं यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, उडोगोनियम, नॉस्टॉक, जितने भी फिलामेंटस हैं उन सब के अंदर आपको फ्रेगमेंटेशन दिखाई देगा। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे ये स्पायरोगायरा है, यहाँ पर ये 4 कोशिका हैं स्पायरोगायरा में। जब इसके अंदर विखंडन हुआ तो ये दो हिस्सों में टूटा और दोनों हिस्सों ने दो दो, ये बीच में से टूटा, दो कोशिकाएं यहाँ रही, दो कोशिकाएं इधर हुई, दोनों दो दो कोशिकाओं से फिर धीरे धीरे आगे फिलामेंट बढ़ता गया। तो इस तरह से नया स्पायरोगायरा, एक से दो प्लांट बन गए। तीसरा आता है हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया जनरली साइनोफाइसी के मेंबर्स में बनते हैं। हार्मोगोनिया किसमें बनते हैं, मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया, यानी कि जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अंदर हार्मोगोनिया बनते हैं। ये कब बनते हैं, जब कंडीशंस प्रतिकूल होती हैं, जब एटमॉस्फेयर प्रतिकूल होता है, कोशिका सर्वाइव करने लायक नहीं होती है, तो फिलामेंट जो हैं वो दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं और हर टुकड़ा जो कि एक से अधिक कोशिका लिए हुए होता है वो एक हार्मोगोन कहलाता है। ये हार्मोगोन बनते कैसे हैं, या तो जैसे फिलामेंट है उसके बीच में हेट्रोसिस्ट है, वो हेट्रोसिस्ट हट गई, टूट गई, क्योंकि हेट्रोसिस्ट भी डेड हो जाती है, तो हेट्रोसिस्ट अगर किसी भी वजह से अलग हो गई तो वो दोनों फिलामेंट अलग हो गए। या फिर कई बार जैसे ऑसिलेटोरिया है, उसके अंदर बीच में कोशिकाओं में एक सेपरेशन डिस्क बन जाती है जिसको हम नेक्रीडिया कहते हैं। तो जहां पर ये सेपरेशन डिस्क बनी, उसके दोनों तरफ के फिलामेंट एक दूसरे से अलग अलग हो गए, तो वो टुकड़े जो हैं वो क्या कहलाएंगे, हार्मोगोनिया। और ये हार्मोगोनिया एक नए प्लांट की तरह काम करते हैं, एक नए प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। ये जनरली साइनोफाइसी में होता है, जैसे कि ऑसिलेटोरिया है, नॉस्टॉक है, इनके अंदर ये पाया जाता है। ये ऑसिलेटोरिया देखो आप, ये ऑसिलेटोरिया के नॉर्मल फिलामेंट है, ये कोशिका एक के ऊपर एक लगी हुई हैं, इनके बीच में ये नेक्रीडिया बन गया, ये सेपरेशन डिस्क बन गई। ये बीच वाली जो कोशिका है ये डेड हो जाती है और जिलेटिनस मटेरियल इसके अंदर भर जाता है और धीरे धीरे ये पानी एब्जॉर्ब करके फट जाती है और ये दोनों पोर्शन अलग हो जाते हैं। तो एक फिलामेंट से दो फिलामेंट बन गए, तो ये दोनों टुकड़े क्या कहलाएंगे, हार्मोकोन्स। इसी तरह से ये नॉस्टॉक का फिलामेंट, ये बीच में हेट्रोसिस्ट है, ये हेट्रोसिस्ट के गलने के कारण, डेड होने के कारण, किसी भी कारण से ये हेट्रोसिस्ट अलग हो गई, तो ये एक नीचे फिलामेंट अलग हो गया, ये ऊपर का फिलामेंट अलग हो गया टुकड़ा, तो ये दोनों टुकड़े फिर नया फिलामेंट, अलग अलग फिलामेंट्स बना देते हैं। ये पार्ट क्या कहलाए, हार्मोगोनिया। एक हार्मोगोनिया से ये फिलामेंट बन गया, इस हार्मोगोनिया से एक और फिलामेंट बन गया। तो इस तरह से हेट्रोसिस्ट के कारण भी
फिलामेंट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है हार्मोस्पोर्स या हार्मोसिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है गांठ। ये जो हार्मोगोनिया है, ये हार्मोगोनिया कई बार कंडीशंस बहुत ज़्यादा अगर प्रतिकूल हो जाती हैं, बिल्कुल ड्राई कंडीशंस होगी, पानी अवेलेबल ही नहीं है, तो उस समय ये हार्मोगोन्स अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति स्रावित कर लेते हैं, मोटी भित्ति को सीक्रेट कर लेते हैं। तो एक पैरेनेटिंग बॉडी की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि ऐसी बॉडी जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अंदर के प्रोटोप्लाज्म की सुरक्षा करती है। ऐसे स्पोर्स को हम कहते हैं हार्मोस्पोर्स। ये बहुकोशी के होते हैं। ये आप डायग्राम्स में भी देख सकते हैं, फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि कोशिकाएं हैं, 5 कोशिकाएं, यहाँ पर भी 5 कोशिकाएं हैं। इन्होंने अपने चारों तरफ क्या किया, मोटी भित्ति स्रावित कर ली। अब जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी, जब पानी मिल जाएगा या कंडीशंस अनुकूल हो जाएंगी, तो ये हार्मोस्पोर्स अंकुरित हो जाएंगे और एक नया फिलामेंट बनाएंगे। ये जनरली ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूबर्स या कंद। कंद हम सभी जानते हैं कि कंद क्या होते हैं, जो कि वैसे तो हम प्लांट्स में कंद पढ़ते हैं, रूट्स के ऊपर पाए जाते हैं, जमीन के अंदर कंद पाए जाते हैं, जैसे आलू है, जमी कंद है, ये सब कंद हैं। लेकिन शैवालों के अंदर भी कंद पाए जाते हैं। हालांकि शैवालों में रूट नहीं होती है, लेकिन राइजोइड्स पाए जाते हैं, या फिर कुछ शैवाल ऐसे हैं जिनके अंदर की नोड्स और इंटरनोड्स, पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। तो या तो राइजोइड्स के ऊपर, मूलाभास के ऊपर, या फिर पादप की नीचे की पर्व संधियों के ऊपर कंद जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि खाद्य पदार्थ से भरी हुई होती हैं। जब कंडीशंस प्रतिकूल होती हैं, तो उस समय पूरे प्लांट की अगर डेथ भी हो जाए, तो ये कंद जो हैं वो जीवित रहते हैं, और जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, ये मुख्य पादप से अलग होकर नया प्लांट बनाने में सक्षम होते हैं। कंद जनरली कारा या क्लेडोफोरा के अंदर पाए जाते हैं। बुलबिल्स या पत्र प्रकलिकाएं, ये मुख्यतः कारा में पाई जाती हैं। ये भी कली बड जैसी संरचना, कलिकाओं जैसी संरचनाएं हैं, और ये भी कारा में राइजोइड्स की नोड्स के ऊपर या स्टेम की नोड्स के ऊपर पर्व संधियां, नीचे की जो पर्व संधियां हैं, बेशक वो स्टेम की हैं या राइजोइड्स की हैं, उनके ऊपर ये संरचनाएं पाई जाती हैं, कलिकाएं, ये देख सकते हैं आप। और जब ये बनती कब है, ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस में बनती है। जब प्लांट की डेथ हो जाती है, तो ये बुलबिल्स जो हैं ये सेफ रहती हैं, क्योंकि इनके अंदर खाद्य पदार्थ संचित रहता है, और ये बुलबिल्स जो हैं मुख्य पादप से अलग होकर नया पादप बनाने में सक्षम होती हैं। एडवेंटिशियस ब्रांचेस, अपस्थानिक शाखाएं। अपस्थानिक शाखाएं उन शैवालों में पाई जाती हैं जिनके अंदर की थैलस बहुत बड़ा होता है और शाखित होता है। उस समय इनके ऊपर छोटी छोटी शाखाएं बन जाती हैं। इस थैलस के ऊपर ही शाखाएं बनती है। ये आप देखो, ये शाखा दिख रही है, एडवेंटिशियस ब्रांच। ये शाखा मुख्य पादप से अलग हो जाती है और एक नया पादप बनाने में सक्षम होती है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका हम डिक्टियोटा और फ्यूकस ले सकते हैं। एमाइलम स्टार्स, स्टार्स का मतलब तारे की आग, तारा। एमाइलम का है एक स्टार्च। एमाइलम एक प्रकार की स्टार्च है, वसा है, सॉरी स्टार्च है, जिसको मंड कहते हैं हम, मांड। तो उसके सितारे कारा के अंदर बहुकोशिकीय संरचना पाई जाती है, तारे की आकृति की, जिसके अंदर की एमाइलम स्टार्च संग्रहित रहता है, और ये स्टार्स मुख्य पादप से अलग होकर नया पादप बनाने में कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं। ये इनकी आकृति होती है, स्टार्स के शेप के ये होते हैं, और ये कारा के अंदर पाए जाते हैं। ये मुख्य पादप से अलग होकर के नया प्लांट बना सकते हैं। बडिंग या मुकुलन, कुछ एल्गी के अंदर बड जैसी आउटग्रोथ बनती है, मात्र कोशिका के ऊपर बड यानी कि कली के जैसी आउटग्रोथ्स बनती हैं, और ये कलिकाएं धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं और संकीर्णन के द्वारा मुख्य पादप से अलग हो जाती हैं। जब ये अलग होने वाली होती हैं, उससे पहले इनका न्यूक्लियस, मात्र कोशिका का न्यूक्लियस समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। तो एक न्यूक्लियस इस कलिका में चला जाता है, एक पेरेंट सेल के अंदर ही रह जाता है। तो इस तरह से एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। एग्जाम्पल इसका है प्रोटोसाइफन। ये देखो आप कलिका, ये मुख्य पादप
एक को यूनिसेलुलर एल्गी मान ले, यूनिसेलुलर एल्गी के ऊपर ये एक आउटग्रोथ बनी, अतिवृद्धि बनी, और ये न्यूक्लियस 1 से 2 में विभाजित हुआ, एक न्यूक्लियस इस बड के अंदर चला गया, धीरे धीरे यहाँ बीच में एक सेप्टा बन जाता है, तो एक कोशिका ये बन गई और एक कोशिका ये बन गई, तो इस तरह से एक साथ 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं मुकुलन। तो ये बड जैसी संरचनाएं हैं, इसलिए इसको हम मुकुलन कहते हैं। तो ये तो था कि शैवालों में कायिक जनन किस प्रकार का होता है और कितनी तरह का होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि शैवालों में अलैंगिक जनन किस तरह का होता है। थैंक यू।